उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल जैसे सूरत भवन एक है। सूरत भवन जो है लखीमपुर खीरी में है। सूरत जो है, समझो सूरत जो शहर है वहाँ एक लखीमपुर खीरी भी है। खजुहा युद्ध स्थल। ये खजुहा युद्ध स्थल कहाँ है? फतेहपुर में है। फतेहपुर में ये इमली का पेड़ वाला भी है और खजुहा भी स्थल है। खजुहा का युद्ध यहीं हुआ था ना। जामनगर किला, जगमनपुर किला है, बल्कि जगमनपुर किला। ये जगमनपुर किला वही है जहाँ बीरबल का जन्म हुआ था, कालपी जालौन। अतरंजी खेड़ा, यह जो है लोहा की प्राप्ति यहाँ से हुई है। अतरंजी खेड़ा एटा में है, एटा। सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ था ये आगरा में है 58 में। प्रतिष्ठानपुर झूसी को कहते हैं। पटियाली जो है यह बदायूं में है। बाणभट्ट का कर्मस्थली जो है वो कन्नौज में है। बाणभट्ट की कर्मस्थली कन्नौज, हर्षवर्धन के समय थे कन्नौज में ना, वही है बाणभट्ट। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी जो दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में इनको फांसी दी गई थी। अजीजन बेगम का जन्म जो है यह लखनऊ में हुआ था। अजीजन बेगम का जन्म, और अजीजन बेगम का जो कर्मस्थली रही वो कानपुर रही। जन्म तो इनका लखनऊ में हुआ था और कर्मस्थली जो है अजीजन बेगम का कानपुर रहा। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म जो है फतेहपुर में और कर्मस्थली कानपुर। मोतीलाल की कर्मस्थली प्रयागराज। गिरिजा देवी जो ठुमरी गायिका हैं इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। दूसरी और तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी जो है यह मगहों की राजधानी थी। कौशाम्बी कब? दूसरी और तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी मगहों की राजधानी थी। इसे आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है। कौशाम्बी को आद्य नगरीय स्थल। मतलब प्राचीन नगर है एकदम, आद्य कौशाम्बी जो है थेर पंथ का, जो थेर पंथ नहीं होता है बुद्ध धर्म के, तो उसका केंद्र रहा है थेर पंथों का कौशाम्बी। इस नगर को हुड़ नेता तोरमाड़ ने काफ़ी क्षति पहुंचाई थी। किस नगर को? कौशाम्बी को। हुड़ नेता तोरमाड़ ने काफ़ी क्षति पहुंचाई थी कौशाम्बी को।
मल्ल महाजनपद देवरिया गोरखपुर क्षेत्र की राजधानी, कुशीनगर, कसिया, पावा, पडरौना। कुशीनगर की विस्तृत जानकारी जो है वह दिव्यावदान, दीर्घ निकाय, कनिष्क के सिक्कों तथा फाहियान एवं ह्वेनसांग के यात्रा विवरणों से मिलता है। कुशीनगर की विस्तृत जानकारी दिव्यावदान, दीर्घ निकाय, ये दोनों बौद्ध ग्रंथ हैं, दिव्यावदान और दीर्घ निकाय। अब कनिष्क के सिक्कों से मिलता है। फाहियान और ह्वेनसांग की यात्रा विवरणों से मिलती है। कुशीनगर पर हूणों के आक्रमण के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे कौशाम्बी को तोरमाड़ ने काफ़ी क्षति पहुंचाई थी, हूण नेता था, वैसे ही कुशीनगर पर हूणों के आक्रमण के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी हूण जो है कुशीनगर तक आक्रमण किए। गौतम बुद्ध की को जो महापरिनिर्वाण मिली थी 483 में, 80 वर्ष के थे जब उनको महापरिनिर्वाण मिला था, यानी उनकी मृत्यु हुई थी। कालसी जिसे कालसी अब ये उत्तराखंड में है। अशोक का 14वां शिलालेख यहाँ से प्राप्त होता है, कालसी। और यहाँ से संस्कृत पदों से उत्कीर्ण ईंटों की एक वेदी मिली है, जो तृतीय सदी के शासक शीलवर्मन के अश्वमेध यज्ञ स्थल का साक्ष्य है। अश्वमेध होता है, धनुष, अश्वमेघ नहीं, अश्वमेध। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक काल कौशल राज्य में व्यतीत किए थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती या सोतिवथी, जो कि बांदा के समीप थी। अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शुंग शासक अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ अयोध्या में करवाए थे। एक तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कितने अश्वमेध करवाए थे, 2। दूसरा है अयोध्या के राज्यपाल का नाम क्या था, तो धनदेव। अतरंजी खेड़ा एटा में है, वैदिक युग से संबद्ध स्थल है यह। गैरिक मृदमान तथा कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा 1450 से 1250 वर्ष ईसा पूर्व। चित्रित धूसर पात्र परंपरा मिलता है। उसके बाद यूपी में 8 महाजनपद थे और यूपी में 11 तीर्थंकरों का जन्मस्थली यूपी रही है। अतरंज खेड़ा जो कि एटा में है, यहाँ से 1000 ईसा पूर्व के लोहे के प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुंड एवं गैरिक तथा कृष्ण लोहित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहीं से, कहाँ से, अतरंज खेड़ा से क्या क्या मिलते हैं, एक तो लोहे का प्रयोग मिलता है, दूसरा धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा धान की खेती में खेल रहा था। कैसे खेल रहा था, वृत्ताकार बना करके अग्निकुंड और कृष्ण लोहित के साथ। ये सब अतरंजी खेड़ा में है। 1000 ईसा पूर्व है, ध्यान रखना है अतरंजी खेड़ा।
अतरंज खेड़ा से शुंगों, कुषाणों और गुप्त शासकों से संबद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन कौन? एक तो शुंग वंशों के बारे में अतरंज खेड़ा से मिलता है, दूसरा है कुषाणों के बारे में, तीसरा है गुप्त शासकों। शुंग, कुषाण, गुप्त, इन सब के संबद्ध अवशेष मिलते हैं। अयोध्या का एक नाम पहले था अयाज्या। अयोध्या मतलब होता है ऐसा शहर जिसे जीता ना जा सके। अयोध्या है जिसे युद्ध में जीता ना जा सके, अयोध्या उसे कहते हैं। अशोक ने एक स्तूप का निर्माण अयोध्या में भी करवाया था बौद्ध परंपरा के अनुसार। जैन ग्रंथों के अनुसार आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि जो है अयोध्या थी। तो यूपी से 11 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें 5 तो बताते हैं कि अयोध्या से ही हुए हैं। अहिछत्र जो कि बरेली में है, अहिछत्र, यहाँ से मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के मिलते हैं 200 से 300 ईसा पूर्व। कौन सी उपाधि? मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के अहिछत्र से। अहिछत्र के शासक अच्युत को गुप्त नरेश समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। तो अहिछत्र के शासक का क्या नाम था? तो अच्युत। अच्युत मतलब होता है जिसको खत्म न किया सके। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युत मतलब जिसे च्युत मतलब खत्म न किया सके। तो अच्युत को हराए थे कौन? समुद्रगुप्त ने। अहिछत्र से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त होती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कन्नौज को महोदय नगर, महोदय श्री, महोदय नगर ये सब बताया गया है। कुबड़ी कन्याओं का नगर, ये सब कन्नौज का नाम है। त्रिपक्षी संघर्ष यहीं हुआ। सर्वाधिक समय तक कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार शासकों ने शासन किया था। कौन? गुर्जर प्रतिहारों ने। 1018 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। कब? 1018 में। कपिल वस्तु में कपिल ऋषि का आश्रम यही था। कपिल वस्तु में इसी के नाम से कपिल वस्तु पड़ा, उनके वास स्थान के कारण। काम्पिल्य बदायूं फर्रुखाबाद के मध्य स्थित था। यह भी प्राचीन काल में काम्पिल्य जो था शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। जैसे कि मध्यकाल में जौनपुर प्रसिद्ध था सिराजे हिंद के नाम से, वैसे ही प्राचीन काल में काम्पिल्य जो कि बदायूं फर्रुखाबाद के मध्य, यह भी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। और मुग़ल काल में आगरा शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। सल्तनत काल के समय उस समय जौनपुर था शिक्षा के लिए प्रसिद्ध। गुप्त काल में ये बिहार था, जैसे बोध गया और नालंदा, ये सब थे प्रसिद्ध। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। तो ऐसे अनेक कालों में शिक्षा के केंद्र अनेक स्थल रहे हैं। अहरौरा जो है मिर्ज़ापुर से अशोक का लघु शिलालेख मिलता है। तो अहरौरा अभिलेख कहाँ है पहले तो ये जान लें। तो यह मिर्ज़ापुर में है अहरौरा, और अशोक का लघु शिलालेख यहीं से मिलता है। तथा सारनाथ, वाराणसी, कौशाम्बी ये सब भी है। तो लघु शिलालेख है अहरौरा से, ध्यान रखना है, दीर्घ नहीं है, लघु है। अशोक की राजकीय जो घोषणाएं थी, मैनिफेस्टो होता है घोषणा का इंग्लिश,
तो उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है यानी इरेक्टेड है, उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। सांची एवं सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में अशोक ने अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। यानी सांची में और सारनाथ, ये जो लघु स्तंभ लेख हैं, इसमें अशोक ये कहता है अपने महामात्रों से कि संघ में भेद न होने पाए, इसको ध्यान रखिए। तो सांची और सारनाथ, ये पहली बात तो लघु स्तंभ लेख है। जैसे कि लघु स्तंभ लेख अहरौरा है, वैसे ही लघु स्तंभ लेख सांची और सारनाथ भी है। प्रयाग में रानी कारुआकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है, जिसे रानी का अभिलेख कहते हैं। यानी जो प्रयाग में है स्तंभ लेख अशोक का, इसे रानी का अभिलेख कहते हैं। सोहगौरा ताम्रपत्र लेख है, यह गोरखपुर में है। यहाँ से अकाल के बारे में जानकारी मिलती है। फिर काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। प्रयाग के अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख है। एटा जिले के कंटीगरा गांव में 200 से 600 ईसा पूर्व काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। गढ़वा प्रयागराज में है। यहाँ से कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख मिले हैं और स्कंदगुप्त का 1 शिलालेख प्राप्त होता है। यानी गढ़वा जो प्रयागराज में है, यहाँ से कुमारगुप्त के भी शिलालेख प्राप्त होते हैं और स्कंदगुप्त के भी शिलालेख प्राप्त होते हैं। भीतरी स्तंभ लेख जो कि गाजीपुर में है, पुष्यमित्रों और हुण के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। भीतरी किसका है? स्कंद भीतर रहता है। यहाँ पुष्यमित्रों और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। पुष्यमित्र और हुण दोनों थे, ध्यान रखना है। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल नरेश जयचंद को पराजित किया। देवगढ़ ललितपुर जिला, देवगढ़ किला ललितपुर में है। दशावतार मंदिर यहीं है देवगढ़ में, ललितपुर। दशावतार मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, जो कि भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है। भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण क्या है? तो दशावतार मंदिर ललितपुर। जहां अन्य मंदिरों में केवल 1 मंडप होता था, उसके विपरीत इसमें 4 मंडप हैं दशावतार में। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष, ध्यान रखना है 5वें वर्ष न कि 6वां, 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। क्योंकि कुंभ और अर्धकुंभ 5, 6 और 12 वर्ष के लगते थे, लेकिन हर 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था हर्षवर्धन। बांसखेड़ा अभिलेख जो है शाहजहांपुर है। शाहजहां बांस का बहुत काम करता था। हर्षवर्धन 628 ईस्वी का ताम्र दानपत्र लेख बांसखेड़ा से प्राप्त होता है। बांसखेड़ा हर्षवर्धन का भी है और शाहजहां का भी है, जिसमें यह ब्राह्मी लिपि तथा संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसे हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना एवं सैनिक अभियानों का उल्लेख मिलता है। किसमें? बांसखेड़ा अभिलेख से। और बांसखेड़ा अभिलेख कहाँ है? शाहजहांपुर में। इसमें जो है हर्षवर्धन की वंशावली मिलती है, प्रशासनिक संरचना एवं सैनिक अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है, ब्राह्मी लिपि सब मिलता है इसी अभिलेख में। यानी बांसखेड़ा अभिलेख जो कि शाहजहांपुर में है, हर्षवर्धन का है। इसी अभिलेख में हर्षवर्धन द्वारा अहिच्छत्र भुक्ति के
मरकट सागर गांव को कर मुक्त करके 2 ब्राह्मणों को दान में देने का उल्लेख प्राप्त होता है। बांसखेड़ा से ही तो बांसखेड़ा मुख्यतः हर्ष की वंशावली मिलती है, ध्यान रखना है। बांसखेड़ा अभिलेख से प्रशासनिक संरचना एवं सैनिक अभियानों का उल्लेख मिलता है। अब देखिए कुछ जैन तीर्थंकर हैं, जैसे अजितनाथ हैं। जैन तीर्थंकर 5 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ, द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितनाथ और चतुर्थ तीर्थंकर अभिनंदन नाथ, 5वें तीर्थंकर सुमितनाथ और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ है। ऋषभदेव पहले हैं, अजीत दूसरे हैं और अभिनंदन जो हैं चौथे हैं और सुमित 5वें हैं और अनंत 14वें हैं। इनका सबका जन्म अयोध्या में। सुपार्श्वनाथ जो कि 23वें हैं, ये वाराणसी में पैदा हुए। कौशाम्बी जनपद का ग्राम पभोसा, यहाँ 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। पभोसा जो है 6वें तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु से संबंधित था। श्रावस्ती, यह तीसरे तीर्थंकर संभव, श्रावस्ती में संभव हुआ था। तीन लोग मिलकर संभव किए। संभवनाथ एवं विख्यात शोभनाथ मंदिर भी यहाँ है। यानी संभवनाथ जो थे, भगवान संभवनाथ तीर्थंकर थे, इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था। देवगढ़ का जो किला है, इसको देवताओं के किले के रूप में यह विख्यात है। यहाँ पर देवगढ़ के किले में प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्पकला हेतु सुप्रसिद्ध स्थल देवगढ़ है। महोबा में गोखर पहाड़ है। कहाँ है? महोबा में गोखर पहाड़। यहाँ पर चट्टानों को काटकर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है। यहाँ की जो जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर की प्रतिमा यहाँ पर हैं गोखर पहाड़ महोबा में। कांकड़ी, यह देवरिया में है। कांकड़ी स्थल देवरिया में है। 9वें तीर्थंकर भगवान सुविधि नाथ यानी पुष्पदंत का निवास स्थल यही था, कांकड़ी देवरिया। 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ। और बांसखेड़ा जो अभिलेख है शाहजहांपुर में, इसी अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण है। गुप्त काल में मंदिरों में भीतर गांव मंदिर जो कि कानपुर में है, ईंटों से निर्मित है। यह मंदिर केवल ईंटों से निर्मित है, इसकी खास विशेषता यही है। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मथुरा थी। यहाँ से कुषाणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। समुद्रगुप्त ने मथुरा के शासक गणपति नाग को पराजित किया था। किसको? गणपति नाग को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। मथुरा जो है साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था। साटक वस्त्र मथुरा, यह श्वेतांबर जैन मत का केंद्र रहा। मथुरा श्वेतांबरों का केंद्र। और बौद्ध मत का जो सर्वस्ति स्थितवादी विचारधारा है, सर्वस्थ स्थितवादी विचारधारा का भी केंद्र उद्भव एवं विकास मथुरा में हुआ था। सर्व स्थितवादी, मथुरा जो है सर्व को, सबको स्थित कर देती है। मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी।
मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई। 1018 महमूद गजनवी ने मथुरा के मंदिरों का ध्वंस कर दिया। कब? 1018 मथुरा पर आक्रमण किया था। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण मंदिर, जो कि बीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित था, उसको नष्ट किया था औरंगजेब। 1670 मथुरा। जेतवन जो बिहार है, यहाँ श्रावस्ती में साहूकार अनाथ पिंडक ने जेतवन महाविहार बौद्धों को अनुदान में दिया था। मक्खली जो है पुत्र गोसाल की जन्मभूमि श्रावस्ती में हुई थी। और मक्खली पुत्र गोसाल जो है ये युद्ध में मारे गए थे, युद्ध में भाग लिए थे, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। श्रावस्ती से कनिष्क के 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं। श्रावस्ती से भी कनिष्क के 2 अभिलेख मिलते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। महाजनपद युग में संकीसा, जो कि फर्रुखाबाद के में है, पांचाल महाजनपद में प्रमुख नगर था संकीसा। महात्मा बुद्ध ने वैशाली में संघ में स्त्रियों की प्रवज्जा को अनुमति दी थी। प्रवज्जा का अर्थ होता है धर्म में दीक्षित होना, यानी संन्यास्त होना। उसे बौद्ध धर्म में प्रवज्जा कहते हैं। तो ये वैशाली में हुआ था स्त्रियों का प्रवेश। संकीसा जो है, संकीसा से ही स्कंदगुप्त का सिक्का भी प्राप्त होता है। संकीसा वही जो फर्रुखाबाद में है। स्कंदगुप्त का सिक्का यहीं मिले है संकीसा से। मृगदाव रिस्पत्तन के नाम से सारनाथ प्रसिद्ध। अशोक ने सारनाथ में सिंह शीर्ष स्तंभ बनवाया था। सारनाथ जो है थेरवाद का प्रमुख केंद्र रहा है। थेरवाद का, जैसे कि श्वेतांबर मत का केंद्र था मथुरा, और सर्वस्तिवादी विचारधारा, बौद्ध का सर्वस्तिवादी विचारधारा जो है उसका केंद्र भी मथुरा रहा, वैसे ही थेरवाद का केंद्र सारनाथ था भीमसांग के समय। सारनाथ में ही गुप्तकालीन धमेख स्तूप है। तो धमेख स्तूप कहाँ है? सारनाथ में है। फाह्याम ने इसका विस्तृत उल्लेख किया है धमेख का। सोहगौरा जो कि गोरखपुर में है। उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ से मौर्योत्तरकालीन एवं कुषाणकालीन सिक्के भी मिले हैं सोहगौरा से। मौर्योत्तरकालीन सिक्के और कुषाणकालीन सिक्के, यह दोनों सिक्के मिलते हैं सोहगौरा से। हस्तिनापुर मेरठ में प्रसिद्ध स्थल था। अच्छा, हस्तिनापुर उत्खनन में मौर्योत्तरकालीन प्रस्तर प्रतिमाएं मथुरा के दंतवंशी शासक। अब पूछ ले दंतवंशी शासक कहाँ थे? तो दंतवंशी जो शासक थे वो मथुरा में थे। तो दंतवंशी शासकों के सिक्के मथुरा से मिले हैं। कुषाणों के सिक्के मिले हैं मथुरा से। यौधेयों की मुद्राएं भी मथुरा से ही प्राप्त होती हैं। क्या क्या मथुरा से है? एक तो दंतवंशी शासकों के सिक्के मिले हैं मथुरा से। दूसरा है कुषाणों के सिक्के भी मथुरा से मिले हैं। तीसरा है यौधेयों की मुद्राएं भी मथुरा से प्राप्त होती हैं। हस्तिनापुर की स्थापना जो है हस्तिन नामक शासक ने की थी। महाभारत में यह कौरवों की राजधानी थी।
हड़प्पा युगीन अवशेष जो कि हुलास सहारनपुर में है। हुलास खेड़ा से कुषाण काल से लेकर के गुप्त काल तक के भौतिक अवशेष प्राप्त होते हैं। यूपी, जैसे भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम जो आया था 1972 में आया था। भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया था। वन एवं प्राणी के विषय में जो समवर्ती सूची में 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत सम्मिलित हुआ था वन और प्राणी समवर्ती सूची में। वही जनता की सरकार जब आई थी। उन 2022 में रानीपुर जो वन्यजीव अभयारण्य है इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। नवाबगंज जो है आज़ाद चंद्रशेखर नवाबगंज पक्षी विहार जो कि उन्नाव में है, यह 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। समसपुर की रायबरेली वाला 87 में, लाख बहोसी है कन्नौज का 88 में, ओखला पक्षी वन्य अभयारण्य जो है 90 में गौतम बुद्ध नगर, बखीरा जो संत कबीर नगर में है 90 में स्थापित हुआ, हरदोई सांडी पक्षी वन्य विहार 90 में, भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्य जीव विहार 2003 में प्रतापगढ़ में, शेखा पक्षी वन्य जीव विहार 2016 अलीगढ़ में, समान पक्षी वन्य जीव विहार 90 में मैनपुरी में है, मैन समान, जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल बलिया में है 91 में, 91 में ये भी है, 91 में सुर सरोवर पक्षी वन्य जीव विहार जो कि आगरा में और इटावा में, पार्वती अर्गा वन्य जीव विहार गोंडा ये भी 90 में। 90 में कई ठीक है, 90 में जैसे पटना पक्षी वन्य जीव विहार एटा वाला ये भी 90 में बना था, विजय सागर पक्षी वन्य जीव विहार महोबा वाला ये भी 90 में बना, पार्वती अर्गा भी 90 में ही बना, बखीरा पक्षी वन्य जीव विहार 90 में बना, ओखला पक्षी वन्य जीव विहार 90 में बना। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार 57 में चंदौली में है, किशनपुर वन्य जीव विहार 72 में बना, कतरनीय घाट वन्य जीव विहार जो है यह 76 में बना था, बहराइच में है। ये पूछा भी है कतरनीय घाट PCS में 76 में है बहराइच में। रानीपुर वन्य जीव चित्रकूट में है 77 में। रानीपुर जो है चित्रकूट में, यहाँ तेंदुआ काला हिरन चिंकारा मिलते हैं। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार 77 में है, ललितपुर में है, यहाँ भी काला हिरन मिलता है चिंकारा। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार 79 में है आगरा में, यहाँ मगरमच्छ डॉल्फिन ये सब मिलता है चंबल वाले में। कैमूर वन्य जीव विहार है 82 में बना था, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है,
भालू, काला हिरन, चिरन, ये सब मिलता है इसमें। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार यह मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर इन जिलों में है हस्तिनापुर। 86 में बना था यह हस्तिनापुर। कहाँ कहाँ है? मेरठ है, हापुड़ है, बिजनौर है, अमरोहा, मुजफ्फरनगर इन जिलों में फैला हुआ है हस्तिनापुर। मेरठ MHBAM, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर। सोहागी बरवा जो है 87 में बना था, महाराजगंज में है सोहागी बरवा। सोहेलवा वन्यजीव विहार 88 में बना, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती में है। और कछुआ वन्यजीव विहार 89 में बना, वाराणसी में कछुआ। एक इनवीएस पोर्टल है, ENVIS, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका नाम है। पोर्टल पर उपलब्ध सूचियों में पक्षी विहार और वन्यजीव विहार का पृथक विभाजन नहीं है। इसमें अधिकांशतः पक्षी विहारों को वन्यजीव विहार ही प्रदर्शित किया गया है। यानी इनवीएस पोर्टल किससे संबद्ध है अगर पूछ लेगा तो यही पक्षी और वन्यजीव विहार से। इसमें ध्यान ये रखना है कि ये जो हस्तिनापुर है 86 में बना था और वाराणसी वाला 89 में है कछुआ, और रानीपुर 1977 में, बाकी 2022 में इसको टाइगर बना दिया गया रिजर्व। और चंद्रप्रभा जो है 57 में बना था, पहला यही है चंद्रप्रभा। उत्तर प्रदेश की कुछ मछलियाँ जैसे मत्स्य मछली, हिल्सा, सौल, ईल, ये सब ट्राउट, ये सब उत्तर प्रदेश में मछलियाँ पाई जाती हैं। भारत सरकार तथा राज्य सरकार 70/30 अनुपात में एक बनाया था, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, 2013-14 से क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व की स्थापना जो है 2009 में हुई थी। इसके अंतर्गत सहारनपुर और बिजनौर जिले में के शिवालिक क्षेत्र में, यानी एलिफेंट रिजर्व कब बना था यूपी में? तो 2009 में। कब बना था? 2009 में एलिफेंट रिजर्व इम्पोर्टेंट है। कृष्ण मृग यानी काले हिरन प्रयाग में पाए जाते हैं। चिंकारा विंध्य के जंगलों में पाए जाते हैं। तराई क्षेत्रों में गैंडा पाया जाता है। कुकरैल वन जो है 84-85 में लुप्त प्रजातियों हेतु एक प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। कुकरैल में लुप्त प्रजातियों के लिए एक प्रजनन केंद्र। कहाँ? कुकरैल में। नेक्स्ट है दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका क्षेत्रफल 490.29 वर्ग किमी है और 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था दुधवा को। कब? 77 में। ये दुधवा जो राष्ट्रीय पार्क है, इसकी उत्तरी सीमा जो है मोहन नदी बनाती है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क की उत्तरी सीमा
मोहन नदी बनाती है, जबकि उसकी दक्षिणी सीमा सुहेली नदी, यानी उत्तर साइड में मोहन है दुधवा के और दक्षिण साइड में सुहेली नदी है। दुधवा बाघ अभयारण्य का विस्तार लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में भी है। कहाँ कहाँ? लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में है। 2012 में कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के बफर के रूप में अमनगढ़ यानी जो जिला बिजनौर में है, इसको शामिल किया गया था। ये आरओ मेंस का क्वेश्चन है। अमनगढ़ 2012 में बफर है ये। इनवीएस पोर्टल है बस। शेर प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क यह इटावा में है। नवाबगंज हिरण उद्यान उन्नाव में है। सारनाथ हिरण उद्यान वाराणसी में है। उकरैल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क एवं प्राणी उद्यान की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। चांद खमरिया कृष्ण मृग क्षेत्र जो है यह प्रयाग में है। यहाँ काले हिरण चांद खमरिया में। वन्य प्राणी जो सुरक्षा सप्ताह है 1 से 7 अक्टूबर के मध्य। कब? 1 से 7 अक्टूबर। लखनऊ एवं कानपुर प्राणी उद्यानों में तितली पार्क का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए मथुरा के वृंदावन में मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार जो है 2003 में बना था, प्रतापगढ़ में है। भीमराव अंबेडकर 2003 में प्रतापगढ़। हस्तिनापुर बिजनौर में है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा। चंद्रप्रभा 57 में बना। रानीपुर 2022। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश की कृषि। क्रियाशील जो जोत है प्रदेश का वो 0.73 हेक्टेयर है। क्रियाशील जोत यूपी का, जबकि भारत का 1.08 हेक्टेयर है क्रियाशील। भारत का 1.08 और यूपी का 0.73 हेक्टेयर क्रियाशील जोत। देखिए जो ईंटा है, यहाँ जौ की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता है ईंटा में। चना का सर्वाधिक क्षेत्र बांदा साइड है। अरहर का भी सर्वाधिक क्षेत्र बांदा है। सर्वाधिक अरहर उत्पादक जिला फतेहपुर है। चना की सर्वाधिक उत्पादकता गाजीपुर में। मक्का उत्पादक जिला है बहराइच। मक्का बहराइच में। और वैसे मक्का का सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो कन्नौज में बोया जाता है।
अब 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं यूपी में। नौ कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। RO 23 का क्वेश्चन भी है। जैसे तराई, देखिए कौन कौन उपोष्ण में आते हैं। तो तराई यह उपोष्ण में आता है। पश्चिम के मैदान यह भी उपोष्ण में आते हैं। और मध्य पश्चिम मैदान यह भी उपोष्ण वाले जलवायु क्षेत्र में आते हैं। जैसे तराई में दोमट, मटियार, दोमट ये मृदा पाई जाती है तराई में। और पश्चिम में भी दोमट, मटियार, दोमट, बलुई पाई जाती है। और मध्य पश्चिम मैदान जो कि है उसमें भी दोमट, मटियार, बलुई, दोमट। दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है। दक्षिण पश्चिम यूपी का जो दक्षिण और पश्चिम है यानी बुंदेलखंड वाला साइड अर्ध शुष्क में आता है। मध्य मैदान जो है यूपी का यह समशीतोष्ण में आता है। यहाँ चिकनी, दोमट। बुंदेलखंड भी अर्ध शुष्क में आता है। मार मृदा, कावर, राकर, पड़वा ये सब मृदा जो मिलती है ना बुंदेलखंड की, ये अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र में मार, कावर, राकर, पड़वा। पूर्वी मैदान भी समशीतोष्ण में आता है। मध्य मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र ये तीनों समशीतोष्ण में आते हैं। कौन कौन? एक तो मध्य मैदान, दूसरा पूर्वी मैदान, तीसरा विंध्य क्षेत्र। ये तीनों जो हैं मध्य समशीतोष्ण में आते हैं। राज्य की जो कृषि नीति है 2023 में आई। सप्त क्रांति नीति 2005 में आई थी। सप्त क्रांति नीति कब आई थी? 2005 में। इसमें 7 जो 2005 में ही आई थी, जिसमें 7 मुख्य क्षेत्र जैसे प्रसार, सिंचाई एवं जल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता, बीज प्रबंधन, विपणन, शोध एवं कृषि विविधीकरण, जिसे सप्त क्रांति कहा जाता है, पर आधारित 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की लक्षित हुई थी। यानी 11वीं, ये यूपी के सेंस में है राज्य कृषि नीति सप्त क्रांति 2005। इसमें 7 क्षेत्रों पर केंद्रित किया गया था, उसी से सप्त क्रांति इसका नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन जो सर्वाधिक है हरदोई, अलीगढ़, बुलंदशहर ये सब क्षेत्र आते हैं, बदायूं। उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्र में गेहूं कृषि नहीं की जाती है। चावल उत्पादक जिले में अगर देखा जाए शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, पीलीभीत ये सब। गेहूं की जो सर्वाधिक उत्पादकता है वो बागपत में, क्योंकि काफ़ी वहाँ मैन्युफैक्चरिंग वो सब में एडवांस कृषि की जाती है ना, काफ़ी खाद डाल के उर्वरक ऐसे फर्टिलाइजर्स और ये सब पेस्टिसाइड। बाजरा उत्पादक जिला देखा आगरा साइड है, बाजरा काफ़ी होता है इधर, राजस्थान वाला बेल्ट है ना इसलिए। बाजरा का सर्वाधिक वैसे उत्पादकता मैनपुरी में है। उत्पादक जिला तो आगरा है, मतलब काफ़ी मात्रा में वहाँ होता है, लेकिन कम एरिया में ज़्यादा पैदावार मैनपुरी में होता है, मैनपुरी में। महोबा में देखिए चावल की सर्वाधिक उत्पादकता है, ध्यान रखने वाली बात है। ज्वार की सर्वाधिक उत्पादकता सोनभद्र में है। ज्वार
बाजरा यह जो है मई जुलाई में इसको 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए बाजरा को। मक्का चना जो है, चना कृषि हल्की दोमट और शुष्क मिट्टी वाले भागों में की जाती है। हल्की दोमट चना। दोआब क्षेत्र के प्रमुख गन्ना उत्पादक जैसे मेरठ साइड, मेरठ का गुड़ काफ़ी प्रसिद्ध है ना, मेरठ का गन्ना भी, गाजियाबाद, ये सब काफ़ी गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। मेरठ का गन्ना उत्तम कोटि का माना जाता है। मूंगफली जो खरीफ फसल है, देखो मूंग ऐसे याद करो, मूंग जो होता है बहुत खरा होता है। मूंग यानी इसको गूंग से मिला लो, मूंग गूंग आदमी बहुत खरा होता है, तुरंत तुरंत बात करता है। मूंगफली मुख्यतः सीतापुर, हरदोई, एटा इन सब बेल्ट में होता है। लाही और सरसों यह रबी की फसल है। ठीक है। कपास जो है गंगा यमुना दोआब में रुहेलखंड और बुंदेलखंड, मथुरा, अलीगढ़ इन सब जिलों में होता है। उत्तर प्रदेश में कपास की मुख्यतः यूपी देसी बंगाल की कपास, धौलेटा पंजाब एवं अमेरिकन किस्मों का उत्पादन किया जाता है यूपी में कपास। कौन कौन? एक तो देसी, फिर एक बंगाल कपास, एक धौलेटा पंजाब वाला और अमेरिकन किस्मों का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कपास की खेती के साथ मुख्यतः मेथी, मूंग, बरसीम, तोरिया और क्लोवर की फसलें भी उगाई जाती हैं। आम जो है लखनऊ साइड है, बुलंदशहर, सहारनपुर। हल्दी बुंदेलखंड में और अदरक भी बुंदेलखंड में। अफीम बाराबंकी में। अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र प्रयाग में है। प्रयाग वही खुसरो बाग में अमरूद। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में है। अमरूद के लिए प्रयाग में और आम के लिए लखनऊ में। संपूर्ण भारत में स्थापित 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्रों में से एक लखनऊ में भी स्थापित है। यानी 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र हैं भारत में, उसमें से एक लखनऊ में भी है। 1974 में खाद्य उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना हुई। तंबाकू जो है एटा, फर्रुखाबाद, कासगंज, गोंडा में भी तंबाकू उगाया जाता है। तराई क्षेत्रों में सेब, नाशपाती, आड़ू, खुबानी, स्ट्रॉबेरी, चेरी, अखरोट आदि फलों की खेती की जाती है तराई क्षेत्रों में। केले का उत्पादन उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में। केले की कुछ प्रजाति हैं जैसे कि मालभोग, चीनी, चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दूध सागर, ये सब। देखिए, दूध में केला डाल दीजिए, आधा केला डाल दीजिए, अधेश्वर, अल्फान। जब उबलता है तो अल्फान, उसमें तूफान आ जाता है दूध में केले के साथ। केला दूध खाइए तूफान आ जाएगा। चीनी, चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दूध सागर, मालभोग। प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन सहारनपुर और मेरठ में होता है। स्टेम आम कहाँ कहाँ? सहारनपुर और मेरठ में। लंगड़ा आम मुख्यतः रूप से वाराणसी में। रटौल
आम। बागपत में, सहारनपुर में संतरा उत्पादन। सहारा दे दो संतरे का। संतरा नागपुरी काफ़ी प्रसिद्ध है। देखिए, इलाहाबादी सफ़ेदा, ये आम की नहीं बल्कि अमरूद की प्रजाति है। इलाहाबादी सफ़ेदा। लखनऊ 49 जिसे सरदार कहते हैं। ललित, सुरखा, ये सब अमरूद की किस्में हैं। लखनऊ 49 जिसे सरदार भी कहते हैं। ललित, सुरखा, इलाहाबादी सफ़ेदा, ये सब अमरूद की किस्में हैं। माल्टा का उत्पादन उत्तर प्रदेश के मेरठ, वाराणसी एवं सहारनपुर। माल्टा का उत्पादन उत्तर प्रदेश के मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर में। लीची उत्पादक सहारनपुर, मेरठ, इन सब में। पान जो है, पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है। पान की कई प्रजातियां हैं। मीठा, रामटेक, सोफिया, सांची, मगही, बंगला, कपूरी, कलकतिया, दशहरी, ये सब पान की प्रजातियां हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्रति उत्पादक भारत में जो प्रति उत्पादक दूध उपलब्धता है वो 459 ग्राम है। भारत में दूध प्रति उपलब्धता, और 426 में है, 426 है ये उत्तर प्रदेश में, और भारत में 459। पशुओं के रोग निदान एवं तथा बीमारियों की खोज हेतु केंद्रीय प्रयोगशाला लखनऊ में है। और 1907 में कटरा सहकारी दुग्ध समिति बनी थी इलाहाबाद में। 1907 में कटरा वाली बनी थी। और 37 में देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना लखनऊ में हुई थी 1937 में। प्रदेश में दुग्धशाला विकास को गतिशील बनाने की दिशा में वर्ष 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लखनऊ की स्थापना हुई। 70-71 में ऑपरेशन फ्लड चला था। उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 76 में आया था। ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण है 81-85 में शुरू हुआ था। 81 में द्वितीय चरण, तृतीय चरण 85 में। हमीरपुर डायस्पोर और पायरोफाइलाइट में अग्रणी जिला है। हमीरपुर में डायस्पोर और पायरोफाइलाइट। सोनभद्र के हरदी एवं सोन पहाड़ी महुली में सोने का भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। सोनभद्र के हरदी एवं सोन पहाड़ी महुली में सोने का भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। प्रयागराज जिले में नैनी में उच्च गुणवत्ता युक्त सिलिका बालू। प्रयागराज के शंकरगढ़ एवं लोहरगढ़ में तथा बांदा, चित्रकूट, अलीगढ़ जिले में भी चूना पत्थर उत्खनन जो है, चूना पत्थर का उत्खनन, यह गुरुमा कनाच बापूहारी मिर्जापुर जिला, घुरमा, भलुआ, बिल्ली, कजराहट सोनभद्र में है। चूना पत्थर उत्खनन कौन कौन? घुरमा सोनभद्र में है चूना पत्थर क्षेत्र, भलुआ भी चूना पत्थर क्षेत्र सोनभद्र में है।
बिल्ली, देखिए बिल्ली भालू, बिल्ली और भालू है, दोनों एक दूसरे के घूर घूर के देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि बिल्ली जो है काजर लगाई है, कजराहट, और ये सब, और वो सोने का बिल्ली है। तो ये सब सोनभद्र में है, ये सब क्षेत्र। घुरमा, भलुआ, बिल्ली, कजराहट। और चूना पत्थर उत्खनन गुरुमा का नाच और बापूहारी, गुरु है, बापू क्या है? गुरु है, उसका नाम मिर्जा है। बापू जो है गुरु है, वो मिर्जापुर में रहता है। चाइना क्ले और डोलोमाइट उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में और बांदा जिलों में पाया जाता है। चाइना क्ले और डोलोमाइट कहाँ कहाँ? सोनभद्र एवं बांदा जिलों में। रॉक फॉस्फेट का भंडार ललितपुर जिले में। रॉक फॉस्फेट सुरक्षित भंडार पिसनारी एवं टोरी ललितपुर में। ये कहाँ है? रॉक फॉस्फेट सुरक्षित भंडार पिसनारी और टोरी, तो ललितपुर में है यह रॉक फॉस्फेट सुरक्षित भंडार। पिसनारी नाम से है और टोरी, ये दोनों ललितपुर क्षेत्र है। ललित जो है रॉक में हर समय रॉक सॉन्ग सुनता है। बारी कहाँ है? डोलोमाइट बारी सोनभद्र में, और बांदा में भी डोलोमाइट है, मिलता है। कांच बालू प्रयागराज, बांदा, अलीगढ़, चित्रकूट में इम्पोर्टेंट है। कहाँ कहाँ? प्रयागराज में, बांदा में, अलीगढ़ में, चित्रकूट में। पोटास लवण प्रयागराज, चंदौली, बांदा, घासी सोनभद्र में। इंडुलोसाइट सोनभद्र और मिर्जापुर में। इंडुलोसाइट और पायरोफाइलाइट झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर में। सेलखड़ी हमीरपुर, झांसी में। सेलखड़ी। पाइराइट्स सोनभद्र में। रॉक फॉस्फेट ललितपुर। फायर क्ले बासी, मकरी खोह मिर्ज़ापुर में। फायर क्ले कहाँ? बासी, मकही खोह मिर्ज़ापुर में। हीरा यह मिलता है बांदा में है, हीरा और मिर्जा। मिर्जा जो है बांदा में हीरा लिए रहता है। ललित तांबा सोनराई क्षेत्र है, तांबा ललितपुर में, और यूरेनियम भी ललितपुर। संगमरमर जो है यह मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। एबेस्टस झांसी और मिर्ज़ापुर में। एबेस्टस, टस से मस नहीं हुई थी झांसी की रानी, कितने मिर्जा लग गए थे। जिप्सन, झांसी की रानी जीप से चलती थी, हमीरपुर तक जीप से गई थी जिप्सन। सैंड स्टोन, मिर्जा जो है ना एकदम स्टोन का बना है, सैंड स्टोन का बना है मिर्जा। ग्रेनाइट जालौन में भी मिलता है, सोनभद्र में, बांदा में, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, सोनभद्र, इन जिलों में ग्रेनाइट मिलता है। कहाँ कहाँ? बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, सोनभद्र। लौह अयस्क, लोहा लेता है ललित हर आदमी से, लौह अयस्क। कैल्साइट मिर्ज़ापुर में। चाइना क्ले सोनभद्र और बांदा में। सोनभद्र और बांदा में चाइना क्ले। फेल्सपार झांसी में। सिलीमेनाइट सोनभद्र में, गेरू बांदा में।
चूना पत्थर गुरमा कनाच बापूहारी मिर्ज़ापुर में। और घुरमा बलुआ बिल्ली कजराहट ये चूना पत्थर क्षेत्र है सोनभद्र में। सिंगरौली में कोयला। बॉक्साइट जो है बांदा वाराणसी ललितपुर में। बक्सा में रखो और बांदा से चलो वाराणसी तक। ललित जो है बांदा से चला है, बक्सा में रख करके वाराणसी तक आया है। डोलोमाइट बारी सोनभद्र में और बांदा में भी डोलोमाइट मिलता है। कांच बालू प्रयाग बांदा अलीगढ़ चित्रकूट में। पोटास लवण प्रयाग चंदौली बांदा झांसी सोनभद्र में। एंडुलासाइट सोनभद्र मिर्ज़ापुर में। एंडुलासाइट। पायरोफाइलाइट झांसी ललितपुर महोबा हमीरपुर। सेलखड़ी हमीरपुर झांसी में। पाइराइट्स सोनभद्र में। रॉक फॉस्फेट ललितपुर में। फायर क्ले बासी मकरी खोह मिर्ज़ापुर में फायर क्ले। और सोनभद्र में भी फायर क्ले। यानी बासी मकही खोह किसके लिए है? बासी मकही में जहाँ खोह था वहाँ गए तो फायर निकला वहाँ से मिर्ज़ापुर में। हीरा बांदा मिर्ज़ापुर में। सोना सोनभद्र और ललितपुर में। तांबा ललितपुर का सोनराई क्षेत्र। सोनराई क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। कहाँ पर है? ललितपुर में। और ललितपुर में यूरेनियम भी एकमात्र जिला है जो यूरेनियम यहीं मिलता है। संगमरमर में मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। एबेस्टस में मिर्ज़ापुर झांसी। जिप्सन झांसी हमीरपुर। सैंडस्टोन मिर्ज़ापुर में। डायस्पोर हमीरपुर झांसी महोबा ललितपुर में। ग्रेनाइट बांदा झांसी हमीरपुर ललितपुर महोबा जालौन सोनभद्र। लौह अयस्क ललितपुर में। लोहा लेता है ललित में। कैल्साइट मिर्ज़ापुर में। चाइना क्ले सोनभद्र में बांदा में। फेल्सपार झांसी में। सिलीमेनाइट सोनभद्र में। गेरू बांदा में सब मिलते हैं।